हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट की क्लास तक मैंने आपको इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम एक्सप्लेन किया था और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम बेसिकली सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही है। ठीक है, तो उसकी एप्लीकेशन मैंने आपको करवाई थी। कोई क्रिकेट प्लेयर किसी बॉल को कैच करते वक्त अपने हैंड्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में इसलिए लेके जाता है क्योंकि टाइम ऑफ इम्पैक्ट को वो इंक्रीज़ कर देता है, और टाइम ऑफ इम्पैक्ट को इंक्रीज़ करेगा तो उसके हाथों में फोर्स क्या लगेगी, कम लगेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसकी स्टेटमेंट देखिए सबसे पहले क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, to every action there is equal and opposite reaction. It means, according to this law, force never exist singly in nature। मीनिंग हुआ कि फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। फोर्स हमेशा पेयर में लगती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये टू बॉडीज हैं, ए एंड बी। बोथ बॉडीज आर अप्रोचिंग टू ईच। ये बिफोर कोलिजन है। मान लेते हैं कि दोनों बॉडीज एक दूसरे से कोलाइड कर रही हैं। ये सिचुएशन ड्यूरिंग कोलिजन है। अब जैसे ही टकराएंगे एक दूसरे से तो जो ए बॉडी है वो बी पे फोर्स लगाएगी। कितनी? फोर्स ऑन बी बाय ए। बी बॉडी ए पे फोर्स लगाएगी। कितनी? फोर्स ऑन ए बाय बी। मतलब जो फोर्सेस लग रही हैं दे आर इन पेयर, सिंगल नहीं है वो। क्लियर? तो हम इसका ना प्रूफ करते हैं। देखिए, लेट टू बॉडीज ए एंड बी आर अप्रोचिंग ईच, एक दूसरे की तरफ आ रही है। ठीक है, यानी कि वो कोलाइड करेंगे। और जब जैसे ही दो बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं तो उनका मोमेंटम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जो न्यूटन थर्ड लॉ है वो ये कहना चाहता है कि फोर्स ऑन ए बाय बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन बी बाय ए। जो ये होता है इसे हम बोलते हैं एक्शन। इसे क्या बोलते हैं? रिएक्शन बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है कि टू बॉडीज ए एंड बी आर अप्रोचिंग टू ईच अदर। ठीक है, तो देखिए, ड्यू टू देयर कोलिजन, ड्यू टू देयर कोलिजन वेलोसिटीज ऑफ बोथ बॉडीज चेंजेज। अब देखिए, मास तो इस बॉडी का भी है, वेलोसिटी भी है इसके पास, मास इसका भी है, वेलोसिटी भी है। जब मास और वेलोसिटी होता है बॉडीज का तो उनका अपना क्या होता है? मोमेंटम होता है। तो स्टूडेंट्स, जब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो उसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो मैं ये लेट कर लेता हूँ यहाँ पे कि लेट डेल्टा P1 एंड डेल्टा P2 आर चेंज इन मोमेंटम ऑफ A and B
बॉडी इन स्मॉल टाइम डेल्टा टी, स्मॉल से टाइम डेल्टा टी के लिए वो कोलाइड करते हैं और उसके बाद जो उनका चेंज इन मोमेंटम आता है दैट इज डेल्टा P1 और डेल्टा P2। तो देखिए व्हाट इज द टोटल चेंज इन मोमेंटम, देखिए टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, तो दैट इज डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2। तो इसलिए ये हमारे पास टोटल चेंज इन मोमेंटम है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देखिए इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, देन टोटल मोमेंटम रिमेन अनचेंज्ड, तो टोटल मोमेंटम क्या रहता है, अनचेंज्ड रहता है। ठीक है, तो इसलिए देखिए क्योंकि इन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग ही नहीं रही है, सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो इसलिए क्या होगा, जो टोटल चेंज इन मोमेंटम है उसको हम जीरो के इक्वल रख देंगे। तो डेल्टा P1 इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ऑफ डेल्टा P2। इतना क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, इस इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं बोथ साइड, डेल्टा टी से, तो क्या आएगा, डेल्टा P2 बाय डेल्टा टी। एंड स्टूडेंट्स दैट टाइम इज टेंड्स टू जीरो, तो इसलिए जो ये डेल्टा होता है ना उसको हम लिख सकते हैं dp1 बाई डी टी एंड विच इज इक्वल टू माइनस dp1 बाई डी टी, dp2 सॉरी। तो इसका मीनिंग ये हुआ दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी, एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन rate of change of momentum is equal to force, and that's why this is force on A by B is equal to force on B by A, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखिए इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, वो एप्लीकेशंस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इसके प्रूफ से ये मीनिंग हुआ कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होती है। देयर आर सम एप्लीकेशंस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जैसे कि वॉकिंग, स्विमिंग, फायरिंग ऑफ ए गन, इन सब में क्या लग रही है, एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट देखिए वॉकिंग में क्या एप्लीकेशन है, ये मान लेते हैं कोई पर्सन है, ये उसका पैर है, तो चलते वक्त क्या करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो अर्थ क्या करती है, उसके पैरों पे एक अपोजिट रिएक्शन लगाती है। इसका मतलब वॉकिंग के अंदर हमें एक्शन और रिएक्शन दोनों देखने को मिलती हैं। ठीक है, सिमिलरली स्विमिंग की बात करें अगर,
तो स्विमिंग में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए पर्सन स्विमिंग इन द वाटर, ओके, लाइक दैट दिस। तो वाटर को क्या करता है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में धकेलता है, तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा। अब जो यहाँ वाटर होता है वो उसको आगे की तरफ क्या करता है, मूव करता है, इसका मतलब ये उसकी क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्विमिंग के अंदर भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। सिमिलरली फायरिंग ऑफ ए गन, जैसे कि किसी गन को फायर करते हैं, बुलेट फायर करते हैं, उसमें से फॉर एग्जाम्पल जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, जैसे ही बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट जब आगे जाता है तो पीछे की तरफ क्या करता है, वो बैकवर्ड मोमेंटम इम्पार्ट करता है, बैकवर्ड फोर्स लगाता है। बुलेट तो आगे चला जाता है लेकिन पीछे की तरफ क्या लगती है, बैकवर्ड फोर्स लगती है। तो यहाँ पे भी एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। सिमिलरली किसी रॉकेट का प्रोपल्सन है, रॉकेट का उड़ना, जो फ्यूल होता है स्टूडेंट्स वो कहाँ जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो वो एक्ट करता है एज एन एक्शन, और रिएक्शन कहाँ पे, ऊपर की तरफ वो मूव करती हैं। तो इस तरह से हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन की कुछ एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें एक पूछा जाता है कि वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन सैंड और आइस, मिट्टी और बर्फ़ पे चलना मुश्किल क्यों है। तो स्टूडेंट्स जब वो कोई पर्सन मिट्टी या बर्फ़ पे, आइस पे चलता है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जितनी वो एक्शन लगा रहा है वो तो ठीक है, बट वहाँ से वो सैंड या आइस स्लाइड हो जाती है, जिसकी वजह से उतनी अमाउंट ऑफ रिएक्शन उस पर नहीं लग पाती। तो इसलिए वो डिफ़िकल्टी महसूस करता है जब वो आइस या सैंड पे चलता है। क्लियर। तो ये था हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अभी हम एक न्यू टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज़ कि हाउ न्यूटन सेकेंड लॉ इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन। हाउ न्यूटन सेकेंड लॉ इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि हाउ न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। इस क्वेश्चन का मीनिंग होता है कि सेकेंड लॉ में ही फर्स्ट लॉ है और सेकेंड लॉ में ही थर्ड लॉ है। देखिए, फर्स्ट लॉ कंटेन्ड इन second law and third law contained in second law। तभी तो रियल लॉ होगा ना। इसका मीनिंग ये है कि सेकेंड लॉ में ही फर्स्ट लॉ होता है और सेकेंड लॉ में ही थर्ड लॉ होता है। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट लॉ कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ। हमें प्रूफ करना है कि सेकेंड लॉ की हेल्प से हम फर्स्ट लॉ को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ। क्या होती है सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट? एज वी नो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर। ये तो सेकेंड लॉ है, बट फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी देन बॉडी विल रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। ठीक है। तो इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन बॉडी, अगर कोई बाह्य फोर्स नहीं लग रही, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, तो इस इक्वेशन का क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन का? तो जीरो इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इट मीन्स मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो। और इस इक्वेशन का क्या मीनिंग होता है कि या तो मास इक्वल टू जीरो होगा या एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो होगा, बट कभी भी किसी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता। तो इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो होने का मीनिंग है कि वो बॉडी उसी स्टेट में है, ना तो वो अपनी रेस्ट की स्टेट को चेंज कर रही है और ना ही वो अपनी मोशन की स्टेट को चेंज कर रही है। इट मीन्स दिस इज प्रूव्ड।
एक्सप्लेन कर रहा हूँ अगेन, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती बॉडी पे तो हम कहते हैं कि 0 इक्वल टू ma मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, बट मास नेवर इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, और एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब कि वो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर रही। सिमिलरली हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ, तो इसके लिए हम सेम उसी तरह से दो बॉडीज कंसीडर करते हैं ए और बी, और उसको कुछ टाइम के लिए कोलाइड करवाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। ए और बी कोई दो बॉडी हम कंसीडर कर लेते हैं और लेट देम कोलाइड फॉर स्मॉल टाइम। तो स्मॉल टाइम के लिए जब हम ए और बी बॉडी को टकराएंगे, आपस में कोलाइड करवाएंगे, तो क्या चेंज होगा? मोमेंटम। लेट ए एंड बी आर टू बॉडीज, let them collide for small time डेल्टा टी। तो देखिए स्टूडेंट्स, उन दोनों को कोलाइड करवाने से उन दोनों बॉडी का मोमेंटम क्या होगा? चेंज होगा। तो मोमेंटम कितना चेंज होगा? फर्स्ट बॉडी का डेल्टा P1, सेकेंड बॉडी का डेल्टा P2। ये बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है। देखिए चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। तो बताओ ए बॉडी का मोमेंटम चेंज कितना आएगा? ए बॉडी पे फोर्स कितनी लग रही है? जब बी बॉडी ए पे फोर्स लगा रही है वो कितनी है? F2। ए बॉडी बी पे फोर्स लगा रही है वो कितनी है? F1। तो कितना आएगा? F2 इंटू डेल्टा टी। Similarly, change in momentum of B, so that will be F1 into delta T. This is our first equation, this is second equation. तो बताइए टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना आ रहा है? तो F2 डेल्टा टी प्लस F1 डेल्टा टी। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि जो टोटल चेंज इन मोमेंटम है दैट इज 0, ठीक है। तो यहाँ देखिए फ्रॉम लॉ ऑफ conservation of momentum, if there is no external force, तो then total momentum remain same। तो हमारे पास टोटल मोमेंटम कितना है? F1 इंटू डेल्टा टी प्लस F2 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। अब देखिए F1 प्लस F2 इक्वल टू 0, पता है ना, क्योंकि डेल्टा टी को मैंने कॉमन लिया, कॉमन को फिर उधर से 0 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से F1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ F2। तो इससे प्रूफ होता है कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे की क्या होती है? इक्वल एंड अपोजिट होती है। तो इन दिस वे वी कैन प्रूव दैट कि सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। इन नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अपेरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट और एलिवेटर, ठीक है। तो तब तक आप इन टॉपिक्स को करिए। थैंक यू।